सुप्रीम कोर्ट ऑन फेल्ड प्रॉमिस ऑफ मैरिज। फेल्ड प्रॉमिस ऑफ मैरिज आजकल की एक ज्वलंत समस्या है और हमें यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या व्यू है। हम एक बिल्कुल तरोताजा फैसला जो अभी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको आपके सम्मुख रखते हैं और यह देखते हैं कि इसके तथ्य क्या थे, इसके फैक्ट क्या थे, सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों का ध्यान रखा, अपने फैसले में क्या कहा और बाद में किस तरह से इस पूरी समस्या को उन्होंने कानूनी रूप से हल किया। आजकल प्यार मोहब्बत के मायने बदल दिए गए हैं। हर एक ब्रेकअप आजकल FIR ऑफ रेप में बदले जा रहे हैं। असंख्य युवा जिन्हें अपने करियर को संवारना था वे पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें बिजनेस शुरू करना था वे वकीलों से एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन बनवा रहे हैं। एक पूरी पीढ़ी की जवानी को ग्रहण लग रहा है, उनका पूरा भविष्य तबाह हो रहा है। यदि कोर्ट और लेजिस्लेचर ने समय रहते कोई कदम न उठाया तो बहुत लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अभी 2021 में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है इससे उम्मीद बंधी है। कहीं तो समाज की पुकार को किसी ने तो सुना है, इसलिए इस समाज की दूसरी अदालतों को इससे सीख लेनी होगी, इस रास्ते पर चलना होगा। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्थाओं को भी इस फैसले की मंशा को समझना जरूरी है। 2013 के बाद से आज तक आजकल के युवकों पर एक सोशो लीगल डिजास्टर आन पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन एक आशा का संचार करता है। आइए हम इस डिसीजन को समझते हैं। सवाल है, इस केस के फैक्ट्स क्या थे? FIR के मुताबिक विकी ने रितु से शादी का वायदा किया था, हमने नामों को बदल दिया है। शिकायत के मुताबिक 1.5 साल तक रवि रितु का शारीरिक शोषण करता रहा। रितु जाकर विकी के घर वालों से भी मिली थी और विकी के पिता ने उसे कहा था कि वह विकी की शादी रितु से करवा देंगे। बाद में रितु को पता लगा कि विकी अपने शहर झांसी चला गया है। वहां से 5 जनवरी 2018 को विकी ने रितु को फोन किया कि झांसी आ जाओ और यहाँ कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वह शादी के उद्देश्य से वहां गई। जब वह विकी के घर गई तो उसके माता पिता ने रितु से मिलने से भी मना कर दिया। पिता ने उसे कुछ रुपए लेकर दफा हो जाने के लिए कहा, जबकि रवि की बहन ने रितु से हाथापाई की और उसे घर से निकाल दिया। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने प्रोसिक्यूटर्स को मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका 164 CRPC का बयान भी दर्ज करवाया। तो अब हम देखते हैं कि 164 के बयान में रितु ने क्या कहा। सेक्शन 164 CRPC के बयान के मुताबिक रितु ने कहा, मेरा नाम रितु है, मैं रवि उम्र 27 साल को पिछले 1.5 साल से प्यार करती हूँ। उसने मुझे शादी करने को कहा था, मैं उसकी बातों में आ गई थी और मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ पति पत्नी वाले संबंध बनाए। अब उसके परिवार वाले शादी से मना कर रहे हैं। 5 जनवरी 2018 को रवि झांसी चला गया था, जहाँ से वह मुझसे फोन पर बातें किया करता था। 5 जनवरी को ही उसने मुझे फोन पर आमंत्रण दिया था कि मैं झांसी आ जाऊं। 5 जनवरी 2018 को रवि ने मुझे झांसी में बुलाया था और मैं बिना किसी को बताए 21 जनवरी 2018 को झांसी चली गई थी। वहां मुझे रवि के पिता मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो रवि की शादी मेरे साथ नहीं किसी और के साथ कर देंगे। मुझे कहा कि कुछ पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं उस रात झांसी स्टेशन पर ही रुकी और रात 12 बजे वाली ट्रेन से मथुरा वापस आ गई। मेरी शिकायत यही है कि रवि मुझसे शादी नहीं कर रहा है। मैं कक्षा 6 तक पढ़ी हूँ, मुझे कुछ और नहीं कहना है। डिक्टम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। डिक्टम का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, क्या ऑब्जर्वेशंस दी। तो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के पैरा 8 में कहा कि FIR और 164 CRPC के बयानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 3 बातें बिना संशय के सिद्ध होती हैं। बात नंबर 1, दोनों के बीच सहमति के आधार पर संबंध बने थे। बात नंबर 2, दोनों के बीच संबंध लगभग 1.5 साल तक रहे। और बात नंबर 3, उसके बाद युवक ने युवती से शादी में अरुचि दिखाई, जिससे FIR दर्ज करवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी समस्या पर विचार करने के लिए अपने एक पुराने जजमेंट को उद्धृत किया। वह जजमेंट था प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का 9th वॉल्यूम ऑफ SAC एट पेज नंबर 608।
इस फैसले में उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जहां शादी का वायदा करते समय वायदा करने वाले की नियत शादी ना होकर केवल शारीरिक संबंधों के लिए महिला को फुसलाने की हो, तो वहां महिला की सहमति को धोखे से लिया माना जाएगा। दूसरी ओर शादी के वायदे के टूट जाने को वायदा खिलाफी नहीं कह सकेंगे। झूठे वायदे का मतलब है कि वायदा करते समय करने वाले की नियत वायदा निभाने की ना रही हो। यह देखने के लिए कि महिला की सहमति सही तरीके से ली गई थी या गलत तरीके से ली गई थी, दो बातें देखी जानी बहुत जरूरी हैं। पहली कि वायदा ना निभाने की नियत से किया गया हो या उसमें गलत विश्वास दिलाया गया हो कि शादी हो ही जाएगी। दूसरा कि वायदा ठीक महिला द्वारा यौन संबंधों के लिए सहमति दिए जाने के समय किया गया हो, यानी वायदे ने सहमति दिलवाने में मुख्य भूमिका निभाई हो। इन दो कसौटियों पर यदि इस केस को देखा जाए तो हम पाते हैं कि यदि ये मान लिया जाए कि एफआईआर के सभी आरोप सही हैं, तो भी जुर्म नहीं बनता है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि युवक का वायदा बिल्कुल शुरू से ही युवती को भ्रमित करने का था और केवल संबंध बनाने का था। दूसरी ओर हम देखेंगे युवक का कंडक्ट यह था कि वह शादी के ना हो पाने पर युवती को झांसी बुला रहा था ताकि कोर्ट मैरिज की जा सके, यानी कि उसने अपने वायदे को निभाने के लिए अंत तक प्रयास किया, लेकिन उसके घर वालों ने उसे इस बात की अनुमति नहीं दी और घर वालों के कारण यह शादी नहीं हो पा सकी। तो अब अंत में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। उपरोक्त बातों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की एफआईआर को क्वैश किए जाने की अनुमति दे दी। विकी और ऋतु दोनों अपनी जिंदगियों में लौट चुके हैं। सवाल है, आपके केस पर इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमने अपनी अनेक वीडियोज में पहले भी आपको सेक्शन 114A इंडियन एविडेंस एक्ट का ध्यान दिलवाया है। इस सेक्शन के द्वारा यदि यह साबित हो जाता है कि महिला और पुरुष ने शारीरिक संबंध बनाए थे और महिला बाद में यह कहती है कि ये संबंध उसकी मर्जी के विरुद्ध बने थे, तो कोर्ट को यह मानकर चलना होगा कि उन संबंधों में महिला की मर्जी शामिल नहीं थी और बिना महिला की मर्जी के यौन संबंध रेप कहलाते हैं। अतः यदि पुरुष को बचना होगा तो उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि महिला ने मर्जी दी थी। इसके लिए उसे अतिरिक्त सबूत इकट्ठे करने होंगे और कोर्ट में प्रस्तुत करने होंगे। तो यह बात आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन उन्हीं केसेस में लागू होगा जहां ऐसे सबूत कोर्ट की फाइल पर पुरुष के खिलाफ लगाए गए हों कि महिला और पुरुष के शारीरिक संबंध बने थे। इसलिए मैं बार बार आपको यह सलाह देता हूं और आज फिर दे रहा हूं कि कभी आगे बढ़कर महिला के साथ संबंधों की स्वीकारोक्ति ना करें। यदि संबंध नहीं है तो शादी की वायदा खिलाफी बेमतलब की बात है और कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। केवल महिला का आरोप यह सिद्ध नहीं कर देता है कि संबंध बने थे। उसके लिए वजाइनल स्वैब, लेबोरेटरीज, फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन, डीएनए एनालिसिस आदि बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है और आपकी स्वीकारोक्ति इन सब के बिना ही संबंधों को स्वीकार कर लेती है। अतः कोई भी कन्फेशन या कोई भी एडमिशन ना करें। हाँ, जहां संबंध स्थापित हुए हो और कोर्ट में सिद्ध हो गए हो, वहां इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि आपका वायदा किस नियत से किया गया था। कहीं केवल महिला का शोषण करने की नियत से तथा संबंधों के समय महिला को फुसलाकर संबंध बनाने के उद्देश्य से झूठ तो नहीं बोला गया था। यदि कहीं महिला से वायदा करते समय आप उसे गलत यकीन तो नहीं दिलवा रहे थे, बस यही कसौटी है। लेकिन यदि संबंध बने ही नहीं है तो आपके पाक साफ बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपसे आपकी बात, यदि आपके ऊपर भी फॉल्स एलिगेशन की, झूठे आरोप की तलवार लटक रही है तो हमें बताएं, हम आपको कानूनी राह सुझाएंगे। पूरे देश से हमारे पास सहायता की मांग आती है। फॉल्स एलिगेशन के आरोपियों से, उनके वकील साहिबान से ये मांग बार बार आती है। हम उनकी कानूनी समस्याएं सुलझाते हैं। आपकी भी सहायता करना हमारा फर्ज है और हम उस फर्ज को जरूर निभाएंगे। हमारी सभी उपलब्ध वीडियोस को देखिएगा, उनमें से हर एक में झूठे आरोप के खिलाफ कुछ ना कुछ युक्ति बताई गई है। आप उसे देखिएगा, समझिएगा, वह आपकी सहायता करेगी और आपको इस मुश्किल से पार दिलाएगी। बहुत सोच विचार करके समय ना गवाएं। कई बार हमने देखा है कि आरोपी सोच विचार करते रह गए हैं
और प्रोसिक्यूटर्स के झूठे आरोपों पर सही से क्रॉस एग्जामिनेशन तक नहीं हो पाया है। बहुत से कानून नुकसान आरोपी को हो गए हैं। आप भी समय न गंवाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। हमसे संपर्क करें और हमारे मेंबर्स बने। हमारा व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर कॉल करें। इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो छूट ना जाए। अगली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।